हे गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिएक्ट में कस्टम हुक्स कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी कस्टम हुक्स बनाए होंगे, बट एक इसेंशियल कस्टम हुक है जो हम ज़्यादातर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया लोकल स्टोरेज यूज़ करना हो गया। तो अगर उसके लिए हम एक कस्टम हुक बना लेते हैं तो वो बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है उसे यूज़ करना। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक कस्टम हुक बनाएंगे यूज लोकल स्टोरेज नाम का, जिसे हम यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और उसके मैं दो वेज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका होगा वो ये होगा कि सिंपली अगर हम जैसे मैं अभी के लिए पेज लोड कर यहाँ पे जब भी टेस्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी लोकल स्टोरेज के अंदर एक वैल्यू सेट हो रही है और वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी मैं पेज लोड कर रहा हूँ फिर भी वो वैल्यू परसिस्टेंट है, मतलब कि वो जो वैल्यू है वो मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो रही है बार बार। अब इसी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करेंगे हम, सपोज सॉरी, ये मैंने दूसरा कुछ खोल दिया। सपोज अगर अब हमारे पास दो कंपोनेंट हों तो इस केस में क्या होगा कि अब मैं अगर टेस्ट वन में कोई चेंजेस कर रहा हूं तो इस कंपोनेंट के अंदर तो वो अपडेट हो रहा है, लेकिन जो टेस्ट टू हमारा सेम की के नाम से जो हुक यूज कर सेम की से एक और हुक दूसरे कंपोनेंट में एक हुक है, उसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो वो दूसरे में शो नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर मैंने की अगर सेम है तो जो की वैल्यू यहाँ पर स्टोर है वही यहाँ पर भी दिखना चाहिए। बट इस वाले मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने इधर क्लिक किया तब वैल्यू इस कंपोनेंट के अंदर तो अपडेट हो गई, बट दूसरे कंपोनेंट के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं हुई। बट अगर मैं पेज को रीलोड करूं तो यहां पर भी वैल्यू अपडेट हो गई। तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो एक बार मैं उसका भी एक बार आपको डेमो दे देता हूं। तो बस एक सेकेंड। तो ये होगा, जस्ट बस मैं कोड अनकमेंट कर दूं गाइस। ये ऐसे फिर से चेक करते हैं। अब अगर मैं किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर, ये दोनों भले ही अलग अलग कंपोनेंट हैं, बट मैं जब भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर लोकल स्टोरेज की को अपडेट करता हूं तो जहां जहां पर भी मेरी वो की यूज हो रही होगी उस जगह पे क्या होगा, मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हम इसे भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें एक रिएक्ट ऐप बनाना होगा, जो कि मैंने पहले से ही आपके लिए रेडी कर रखा है। एंड इस रिएक्ट ऐप के अंदर हम हुक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक हुक्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस हुक्स वाले फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, यूज लोकल स्टोरेज डॉट टीएस। तो यहाँ पर फटाफट से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट तो होगा नहीं। ये जो वीडियो है ये मैं टाइपस्क्रिप्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि टाइप सेफ्टी एकदम अच्छे से रहे। अगर आप चाहते हैं कि इसे जावास्क्रिप्ट में बनाना तो सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप्स हटा देने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप होने वाला है, हम एक यूज स्टेट बनाएंगे अपने यूज लोकल स्टोरेज हुक के अंदर, जिसकी मैं ले लेता हूँ वैल्यू। एंड सेकंड पैरामीटर इसे देता हूँ सेट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से। एंड आपको पता है कि जो यूज स्टेट होता है हमारा, या तो हम इसमें कोई वैल्यू दे दें या फिर इसमें हम कोई फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर एक फंक्शन को पास करेंगे। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये फंक्शन जब भी पेज रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट सबसे पहले इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा एंड इससे बोलेगा, सॉरी फंक्शन एक्सप्रेशन गलत है। हाँ, तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती है वो वैल्यू हमारी इस वैल्यू में असाइन हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा कि अपना जो हमारा यूज लोकल स्टोरेज होगा उसमें मैं की एज अ पैरामीटर लूंगा, जिसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। साथ ही साथ में मैं एक और
पैरामीटर लूंगा जिसका नाम होगा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब आप अगर कोई हुक बनाना चाहते हैं जो कि ऑप्शनल पैरामीटर होगा और इसका टाइप जो है वो कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इसका टाइप कुछ भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं हम कौन सी वैल्यू दे रहे हो, हमने अभी तक तो बताया तो है नहीं। तो अब ये जो इनिशियल वैल्यू होने वाली है, पहले मैं ये बता देता हूँ इनिशियल वैल्यू क्या है। ये इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू होगी जब भी आप हुक क्रिएट करेंगे, जहां पर भी इस यूज लोकल स्टोरेज हुक को यूज करने वाले हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई डेटा है उसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट्स का एरे बना रखा है, तो आप चाहते हैं कि जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो उसमें इनिशियल वैल्यू ये चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं है तब ये वैल्यू चली जाए। अदरवाइज अगर कोई डेटा हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर इस पर्टिकुलर की के लिए जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं अगर है, तो हम वही रिटर्न में चाहिए जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे सेव है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए इसे हम सबसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कॉन्स्ट स्टोर्ड वैल्यू इक्वल टू, तो हमारा जो गिटहब को पैलेट है वो हमें सजेशन दे रहा है, फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप बताता जाऊंगा। यहां पर गेट आइटम एंड मैंने यहां लिखा की। अब मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊंगा। अब आप बोलेंगे ट्राई कैच ब्लॉक की क्या जरूरत है? हाँ जी, जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे रखें, अदरवाइज नहीं भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां चेक कर लूंगा इफ स्टोर्ड वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड और स्टोर्ड वैल्यू इक्वल टू नल। अगर ये दोनों केस होते हैं, मतलब अगर जो वैल्यू है हमारी जो लोकल स्टोरेज के अंदर है, अगर वो वैल्यू अनडिफाइंड आती है या फिर वो नल आती है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें इनिशियल वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। अब बट जैसा कि मैंने बताया कि यूज स्टेट जो यूज लोकल स्टोरेज हुक होगा, ये भी एक टाइप का स्टेट मैनेजमेंट ही होगा। तो जैसे कि हमारा यूज स्टेट जो होता है, इसमें हम फंक्शन कॉल भी एक फंक्शन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि इस हुक को आप थोड़ा एडवांस बना के उसके अंदर एक फंक्शन पैरामीटर पास करते हैं इनिशियल वैल्यू के बजाय, तो उस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन रिजॉल्वर नाम का बना लेता हूँ। फंक्शन रिजॉल्व, इसका मैं नाम दूंगा रिजॉल्व इनिशियल वैल्यू। रिजॉल्व वैल्यू और फंक्शन। सो सिंपल गाइस। अब सबसे पहले इसे मैं जेनरिक बना रहा हूं। अभी पहले मैं लिख देता हूं, देन फिर आपको इसके बारे में एक एक बार समझा दूंगा। इनिशियल वैल्यू जिसे मैं टाइप दूंगा टी नाम का, एंड जो हम यहां से रिटर्न करेंगे वो भी टाइप होगा टी का। रिटर्न इफ टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू, इफ टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फंक्शन, देन एग्जीक्यूट इट। मतलब भाई अगर जो इनिशियल वैल्यू है अगर वो फंक्शन है तो उसे फटाक से एग्जीक्यूट कर दो, मतलब फंक्शन कॉल कर दो। अदरवाइज क्या करो, इनिशियल वैल्यू को ही रिटर्न कर दो। सो सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे यहां पर सिंपली कॉल कर दूंगा एंड यहीं से इस वैल्यू को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब यहां पर गाइस जैसे अगर आप अभी टाइपस्क्रिप्ट के साथ इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं है, आपको जेनरिक्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप अभी मेरे साथ फॉलो अप कर सकते हैं। आपको लास्ट तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आती हैं फिर भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कोड अगर लिख रहे हैं तो आप एज इट इज लिख सकते हैं विदाउट टाइप सेफ्टी। और जो भी कोड में जेनरिक्स वगैरह हम यूज करने वाले हैं ये टाइप सेफ्टी के लिए है, ताकि आगे जाके आपका कोड कहीं पर भी ब्रेक ना हो। और अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं और टाइप सेफ्टी रखें ही ना, तो मतलब ही क्या बनता है फिर टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखने का। देन गाइस इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं एल्स स्टेटमेंट में जाऊंगा। मतलब अगर मेरी जो स्टोर्ड वैल्यू है अगर वो अनडिफाइंड और नल हुई तब तो उसे रिजॉल्व कर दो, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू आई है वो दे दो। अदरवाइज क्या करो कि जो मुझे वैल्यू मिली है स्टोर्ड वैल्यू
उसे जेसन डॉट पार्स करो एंड मुझे रिटर्न कर दो। अब गाइस कई बार क्या होता है कि ये जो लोकल स्टोरेज होता है ना, ये गेट करने पर हमें एरर देता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे ट्राई क्लैच ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज जितना हमने कोड लिखा है उससे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। फिर भी मे भी अगर हमारे ये कोड कहीं पर ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एरर को कर दूंगा प्रिंट एंड यहां से रिटर्न कर दूंगा इनिशियल वैल्यू को। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ आई है तो मैं उसे ही क्या कर दूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। अगर एट द एंड मुझे कोई एरर मिलता है तब यहां पर मैं इसे बता दूंगा कि जो एरर है, एरर इन लोकल स्टोरेज, ताकि जब हमारा एप्लीकेशन थोड़ा ग्रो हो, उसमें बहुत सारा कोड आ जाए, तो हमें डिबगिंग करने में प्रॉब्लम ना है कि एक्चुअल में एरर आ कहां से रही है। देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सिंपल सा फंक्शन बना, एक सिंपल सा यूज इफेक्ट लगाना है और हमारा सारा का सारा काम आराम से हो जाएगा। इसके अंदर मैं जो पैरामीटर पास करने वाला हूं वो दूंगा वैल्यू। मतलब जब भी हमारी कोई वैल्यू चेंज हो उस केस में क्या करेंगे, हम फटाक से एक ट्राई कैच ब्लॉक यहां पर भी बना लेते हैं एंड यहां पर हम क्या करने वाले हैं, मैं कंसोल को बंद कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जो भी की है हमारी वो की, एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू हमारी आती है उसे ही क्या कर दो, स्ट्रिंगिफाई कर दो यहाँ पे। ओके ये इतना ओके, एक्चुअली आई गेस मैं यहाँ पे ये लगाना भूल गया, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी किसी चीज की। ओके आई गेस अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके ये और अगर हमें कोई एरर मिलता है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कि एरर इन सेटिंग लोकल स्टोरेज। मतलब लोकल स्टोरेज के ऑपरेशन में क्या आ रही है, एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरा सेट हो जाता है सक्सेसफुली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे एरर दे दूंगा कि भाई साहब ये एरर आपकी आ रही है। अब गाइस जो हमारा सेट वैल्यू फंक्शन है एंड वैल्यू है, इसे मैं क्या करूंगा, यहां से कर दूंगा पास आउट एंड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे मैं कर देता हूँ एज कॉन्स्ट। एज कॉन्स्ट इसलिए किया है ताकि हमें टाइप्स ना देने पड़े कि वैल्यू एंड सेट वैल्यू का टाइप क्या है, और ये जो प्रॉपर्टी होगी एक्चुअल में ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ताकि कोई भी इन वैल्यूज को मैनिपुलेट ना कर पाए। ये आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, इनका जो टाइप होगा वो कैसा होगा, रीड ओनली होगा, मतलब इन्हें कोई बाहर से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। एंड गाइज यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइप होगा वो हम यूजर से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यूज स्टेट में लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी जेनरिक है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक जेनरिक को यूज करना। सिंपल सा कन्वेंशन है, हमें सिर्फ आगे से हैश टी देना है और वही टाइप जो है वो मैं यहाँ यूज कर लूंगा, और यहाँ पे भी मैं वही टाइप दे दूंगा इसे, ताकि इसका ये मतलब होगा कि जो भी टाइप मेरा लोकल स्टोरेज फ्रंट एंड से लेगा उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो वही टाइप होगा जो उसने दिया था। मैं भी इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको दिखा दूंगा और आप को अच्छे से समझा भी दूंगा इस चीज को। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट में ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देन हमें क्या करना है, आई थिंक वी आर ऑल सेट। सो अगर मैं ऐप के अंदर जाऊं एंड यहाँ पर एक नेम या फिर एक नंबर नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड एक सेट नम, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज लोकल स्टोरेज हुक को, जिसकी की का नाम मैं दे दूंगा नम। एंड आपको पता है गाइस, यहाँ वहां पे हमने क्या दिया था, इसका वहां पे जेनरिक लिया था, मतलब यहां से हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वही वैल्यू हमारे नम की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा तो यहाँ पर मेरे नम की वैल्यू क्या है, जो टाइप है वो
नंबर होगा। अगर मैं इसे हटा देता हूं यहां से, तो अब मेरे जो नम का टाइप है वो अननोन है। ठीक है गाइस, तो यही पावर है टाइपस्क्रिप्ट की। अब अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूं नम डॉट करके, तो सारे के सारे मेरे जो नंबर के मेथड होते हैं वो आ जाएंगे। अब मैं यहां पर जाता हूं एंड एक बटन बना लेते हैं गाइस, एंड क्लिक नाम का एक बटन बनाता हूं, एंड यहां पर एक नम लेता हूं, एंड इस पर ऑन क्लिक होने पे मैं क्या करता हूं कि मैं सेट नम को कॉल करता हूं एंड इसके अंदर डाल देता हूं मैथ डॉट रैंडम। जस्ट अ सेकंड गाइस। Yes. So let's go on the browser. Okay. First, let me run the app. Okay. Yeah. npm run dev. Yeah. Okay. So there is little bit of mess up with CSS. Let me clean it for you. Put it inside the h1 tag. Okay. Let's see. Okay. Okay. Then let me see where is the issue. This is a test, this is a flex, CSS, app and flex. Everything seems to be good. Okay. Let's do one more thing. Yeah. So guys, let's first test it, then we will correct the CSS. It doesn't matter, like it is not a big issue. So here, when I'm clicking on the button, it is changing the data inside my local storage. Let me open it for you, and let me make it side by side so that we can see what is the output inside the application and inside local storage. Here, let me clean it all, refresh the page. There is nothing on the page. When I click, it is storing in the our local storage. So whenever I click, it will update. But let's see, where is the problem? The method is and everything is correct. You are absolutely correct. But problem arrives if I add one more component. Suppose if there is a other route, other.tsx. Suppose if you have another file where you need to use the same code, you want to use same code, but there is no way. Let me show you, then I will be able to explain you more better. Here I have written text. Let me add, okay, let me put it inside p, where there will be an num2 or something. Yeah, make it num2. Name should be same, num is equal to use local storage, and here also the key will be same, num, and I will give it type of number, and I will put num here inside. I will add one button also. Here I will other click, I will name it as other click, and then I will add here also for differentiating.
I am going to add one more thing, set num, and then math dot random. It will create a random number every time. Let's suppose, yeah, it will create, and here to differentiate both of these, I will write other one, other, and inside here, let me make it another component, then it will be easier to see. Or else, yeah, it's fine also. If we can do it, we can do it here also. Here I will write test component. So you can think as a, this is a test component, which is another file. Let me do it for you so you won't get confused actually. RFC, then here I will paste this thing. Here const num, set num, but the hook name will be used local storage num, and the type will be number. And yes, all set. We don't need it here anymore. We just need to import here test, and let's see if everything is working. Okay, so yeah, let's clear it out. So here there is nothing inside test. Let me show you one more thing here. Like suppose if you go here and I have created an initial value. If there is no value, then show me 0. It will set the localist in the local storage 0 if there is no value at that time only, and it will show me here. So you can see it is setting 0 inside my local storage, and it is showing me 0. So once I click on it, it is changing in real time quickly. Yeah. Then let me show you one more thing. Let me put it inside p tag also. It is way too big. Then there we go. Let me import another other component. Uh, right now you can see inside other component there is same code. There is same key it is using, but when I refresh the page, everything is same. That they have same numbers, and if I reload the page, still you can see here because I didn't given any value here. If I put it here 0, then let me reload. So here you can see if I cleaned all the things, so you can see here both are showing 0. That means they both are connected to the same value. But when I click on the test one, the value has been changed in the local storage, and in the front end also. For the test component, value has been updated, but for the other component which is also using the same name, the same key, but here value is not updated. So maybe I don't think it will be a big issue. Most of the time when you are use local storage, it will be for the same page. But if any on the cases, or one more thing, if I reload the page, it is actually updating the both component. So but in some cases you want that both values should be synchronized. So if I click on other, so it is changing here, but it should change here also. मतलब दोनों जगह पे सेम टाइम पर सेम वैल्यूज को अपडेट होना चाहिए. अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो वैल्यूज सेम हो जाएंगी, बट व्हाट इफ आई वांट बोथ वैल्यूज सेम एट दैट पॉइंट व्हेन आई क्लिक ऑन द बटन. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरी अप्रोच को यूज करने वाले हैं, जिसे मैं हुक्स के फोल्डर में ही एक नई फाइल ही बना लेता हूं. यूज लोकल स्टोरेज, और मे बी मैं इसी में इस कोड को कमेंट कर देता हूं एंड एक नया कोड क्रिएट कर लेता हूं, समथिंग लाइक दिस. सॉरी. Okay, then
Okay, let me take an enter here, then I will just wrap it here. So here I will write again RFCE. Here I will write use local storage. Everything will be same, but in this case, our approach would be completely different. Okay, so you think like it might get very confusing for you. It will be easy. I will make it easy for you. मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको एक एक चीज जो मैं इसके अंदर लिखने वाला हूं सारा का सारा आपको समझ में आ जाए। तो गाइस इसमें हम एक नए टाइप का हुक का यूज करेंगे जिसका नाम है यूज सिंक्रोनस एक्सटर्नल स्टोर। ओके, तो शायद बहुत सारे लोग ये हुक का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, बट ये हुक भी रिएक्ट ही हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उस हुक का नाम है यूज सिंक्रोनस एक्सटर्नल स्टोर। ये क्या करता है, ये सब्सक्राइब कर लेता है एक तरीके से, आप हम कहें तो। अगर आप इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्स पे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होगा, मैं कुछ फंक्शंस बनाऊंगा। आप सबसे पहले अभी अभी के लिए इन फंक्शंस को देख लीजिए। मैं आगे चल के आपको समझाता जाऊंगा कि ये इन फंक्शंस का एक्चुअल वर्क क्या है। कौन नॉट सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर से याद आया, जिन जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देन मुझे एक और फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। उस फंक्शन का नाम है गेट स्नैपशॉट। ये क्या नेम मैं बता रहा हूँ, क्या नेमिंग कन्वेंशन यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, इन सभी चीजों के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। देन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेम नाम रखने वाला हूँ वैल्यू। यहां पर मैं उस हुक का यूज करूंगा, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, जिसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो होगी हमारी सब्सक्राइब, मतलब जिस क्वेरी को हम सब्सक्राइब करने वाले हैं। एंड द दूसरी वैल्यू मेरी होगी वो होगी गेट स्नैपशॉट। एंड गाइस जो भी एक्चुअल में ये गेट स्नैपशॉट यहां से रिटर्न करेगा हमारा, वही वैल्यू हमारे इस वैल्यू की होने वाली है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वॉइड रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसका जो टाइप है, अगर हम फिर इसे भी एक जेनरिक बना दें और यहां से इससे टाइप टी लें, एंड यहां से जो हम रिटर्न करने वाले हैं इसका टाइप भी अगर सेम रख दें, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां से मैं कुछ रिटर्न कर देता हूं एंड रिटर्न एस टी, सपोज इन दैट केस। तो जो भी मेरा यहां से रिटर्न हो रहा है वो सेम वैल्यू मेरी यहाँ पे वैल्यू में असाइन हो रही है। आई गेस इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा गाइस। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमारी कोई वैल्यू अपडेट होगी हम एक इवेंट को कॉल कर देंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा सिंपल आपको बताता हूं। आप ऐसा सोचिए कि ये जो यूज सिंक्रोनस एक्सटर्नल स्टोर है ये क्या करेगा, मैं इसे एक कस्टम इवेंट बना के दूंगा, जिसे मैं जब भी डिस्पैच करूंगा तो मेरा ये सब्सक्राइब वाला मेथड कॉल होगा और मेरी इस वैल्यू को क्या करता जाएगा, वो अपडेट करता रहेगा हर बार। ठीक है गाइस, तो हर बार मेरी वैल्यू जो है अपडेटेड होके हमें मिलती रहेगी। ये कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कस्टम हुक बना लेता हूं जिसका मैं नाम देने वाला हूं कस्टम डिस्पैच, एंड यहां से रिटर्न। एंड इसके एज अ पैरामीटर मैं दो चीजें लूंगा, पहला होगा की, देन दूसरा होगा इनिशियल वैल्यू। जिसका जो टाइप होगा वो टाइप होगा -टी। अब ये टी कहां से आएगा भाई, ये टी भी कहां से आएगा, यहीं से आएगा। और इसका जो नाम है वो डिस्पैच रखने के बजाय डिस्पैच लोकल स्टोरेज रख देते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा।
अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं रिटर्न करने वाला हूँ, सॉरी कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया इवेंट क्रिएट करेंगे, कॉन्स इवेंट इक्वल टू, ये एक कस्टम इवेंट होगा गाइस। तो ये कस्टम इवेंट हमारे रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जिसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है कि इवेंट का नाम क्या रखने वाले हैं आप। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लोकल स्टोरेज चेंज। आप ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप अपना नाम रख लीजिए, मेरा नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन जो हमारा दूसरा पैरामीटर होने वाला है, इस पैरामीटर को अगर हम लोग कंट्रोल एंड स्पेस दबाएं तो ये 4 पैरामीटर को लेता है, जिसमें हम डिटेल पैरामीटर को यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, की एंड वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो नया वाला ये जो नया इवेंट बना है, इसे मैं क्या करूंगा, इसे डिस्पैच इवेंट फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। ये क्या करेगा, ये हमारे इवेंट को डिस्पैच कर देगा। ठीक है गाइस। तो इन सिंपल टर्म क्या करेगा कि ये हमारे इवेंट को क्रिएट कर देगा, या फिर आप कहे तो कॉल कर देगा। ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं वापस अपने कोड के अंदर, एंड ये जो हमारा सब्सक्राइब है इसके अंदर हम चलते हैं। ये एक तरीके से यहाँ पर यूज इफेक्ट की तरह ही काम करता है। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ये प्रोवाइड करता है जो होता है कॉल बैक, एंड इस कॉल बैक का जो टाइप है मैं वॉइड रख देता हूँ। आप चाहे तो लिखें, नहीं तो ना लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कॉल बैक को हमें कॉल करना होगा जब भी हमारी कंडीशन जो है वो मेट होती है। कंडीशन कौन सी होगी, तो वो देख लेते हैं कंडीशन कौन सी होगी। कॉन्स एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ लिसनर नाम से, जिसका जो पहला टाइप होगा वो ये लिसनर कहाँ पे कॉल होगा पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको शायद थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और जो हमने अभी अभी नया इवेंट क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, लोकल स्टोरेज चेंज। मे बी मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज ही लिख दिया है, तो मैं इसे लोकल स्टोरेज चेंज नाम का इवेंट बना लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट होता है एज ऑलवेज लिसनर होगा, एंड इसे हम टाइप दे देंगे। टाइप क्या देंगे हम, इसे हम टाइप दे देंगे इवेंट लिसनर का, क्योंकि ये जो लिसनर होने वाला है ये इसका टाइप क्या होगा, इवेंट लिसनर। देन अभी जो इवेंट लिसनर होने वाला है, जो भी इवेंट लिसनर होता है उसमें क्या होता है, उसका जो फंक्शन होता है उसके अंदर हमें एक पैरामीटर मिलता है जिसका नाम होता है इवेंट। तो जो इवेंट है, अब हमें इसका टाइप भी प्रोवाइड करना होगा, तो इसका जो टाइप होगा वो होगा कस्टम इवेंट। ठीक है गाइस। तो अगर आप नॉर्मल बेसिस पे से करना चाहते हैं तो आप हम इस तरीके से भी इसका काम कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, मैं एक टाइप क्रिएट कर दूंगा लोकल स्टोरेज इवेंट। इसे कैपिटल रख देता हूं, लोकल स्टोरेज इवेंट। एंड ये भी एक टाइप का जेनरिक होगा, जो क्या करेगा कि इसके अंदर होगी स्ट्रिंग, एंड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू का जो टाइप है वो क्या होगा, टी होगा। आई थिंक गाइज अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं जेनरिक यहाँ पे हमने टी क्यों लिखा है। जहां पर से भी हम ये टाइप कॉल करेंगे, या जहां पर भी हम ये टाइप डिफाइन करेंगे, वहां से हम ये टी पैरामीटर क्या करेंगे, पास करेंगे। और जो हमारी वैल्यू होगी एक्चुअल में जो रिटर्न करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, उसका जो टाइप है वो यही वाला टी होने वाला है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे के, यहाँ पे के, कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है टोटली। अब जब हमने ये टाइप बना ही लिया है, तो ये जो कस्टम इवेंट है इससे भी हम टाइप ही दे देते हैं अपना, एंड इस टाइप को भी हमें क्या देना पड़ेगा, एक टाइप। तो ये टी टाइप हम इसे देते हैं, जो कि कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब जब भी हम ये डिस्पैच फंक्शन कॉल करेंगे तब भी हम ये टी पास कर देंगे। उससे क्या हो रहा है कि ये नेक्स्टेड जेनरिक्स के फॉर्म में, बट टाइप सेफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है इस हुक के अंदर। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके साथ आपको हो रही हो तो मेरे कोड के साथ आप कोड करिएगा, बाद में आपको धीरे धीरे चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। एक बार मेरे साथ बनाइएगा, देन आप दोबारा से जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं अब क्या करता हूँ, चलता हूँ इसके अंदर, एंड यहाँ पर भी जो हमारा कस्टम इवेंट होने वाला है इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, लोकल स्टोरेज इवेंट, एंड इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, -t।
एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, इफ जो हमारा इवेंट है डॉट डिटेल, इसके अंदर एक डिटेल प्रॉपर्टी होती है डॉट की एंड वैल्यू, जो कि हमने इसके अंदर डिफाइन किए थे। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या दे दिया है, इसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया है डॉट की। अगर ये इक्वल टू है की के, तब क्या करो, जो हमारा कॉल बैक यहां से आ रहा है इसे क्या करो, कॉल कर दो। अब आप कहेंगे ये की कहां से आ रहा है, तो ये की गाइस कहां से आएगा, ये हमारे यूज लोकल स्टोरेज के अंदर हम एज अ पैरामीटर लेंगे, एंड जो सेकेंड वैल्यू होगी इसकी वो होगी इनिशियल वैल्यू, जिसका टाइप होगा वो क्या होगा, टी होगा। अब गाइस, अब यहां पर मुझे एक गलती याद आई कि हमने ऊपर का जो कोड लिखा था उसमें एक गलती करी थी कि हमने यहाँ पे जो टी है इसका जो टाइप है वो तो फ्रंट एंड से नंबर ले रहे हैं, बट मे बी क्या हो सकता है कि इसका जो टाइप है वो फंक्शन दे दे कोई यूजर। तब हम क्या करेंगे, उस केस को भी हम इस वाले हुक के अंदर हैंडल कर लेंगे। अभी के लिए आप देखते जाइए, हम आगे जाके समझ जाएंगे चीजों को, अदरवाइज बहुत सारे टाइप्स लिखने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। अब गाइस, मैंने बताया कि ये जो सब्सक्राइब है वो एक तरीके से यूज इफेक्ट की तरह काम करता है। तो जैसे हमने इवेंट लिस्नर को ऐड किया है वैसे हम इसे रिमूव भी कर देंगे यहाँ पे। तो ये अगर हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न करते हैं कॉल बैक में, तो ये क्या करता है, उस इवेंट को रिमूव कर देंगे। मतलब ये हमसे एक कॉल बैक भी लेता है जिसके अंदर हम क्या जो एक तरीके से क्लीन अप फंक्शन की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे यूज इफेक्ट के अंदर होता है, सेम यहाँ पर भी काम करता है। तो ये मैंने इसे रिमूव कर दिया ताकि ये जो सब्सक्राइब है ये हर रेंडर पर कॉल हो जाएगा इस। तो जब भी कोई रेंडर होता है सब्सक्राइब हर बार कॉल होता है, तो हर बार ये इवेंट लिस्टन को ऐड करता जाएगा अगर हमने रिमूव ना किया तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ सकती है आपकी ऐप के अंदर। जो भी अगर आपका जो यूजर है वो लो डिवाइस में है, लो कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइस में है, तो ऐसे यूजर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस तरीके के आप क्लीन अप यूज नहीं करेंगे तो। देन जो हमारा गेट स्नैपशॉट है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो सारा काम हमने ऊपर किया था सेम काम यहाँ पे करेंगे। हमने ऊपर क्या काम किया था, अब आप समझ सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर क्या काम किया था। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्ट जो स्टोर्ड वैल्यू थी ये हमने मांगा था। ये गेट स्नैपशॉट कुछ भी नहीं है, एक टाइप का गेटर फंक्शन है गेट वैल्यू करके, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो मैंने इससे मांगा अपनी की के लिए जो वैल्यू है, हो सकता है इफ जो मेरी वैल्यू है स्टोर्ड वैल्यू जो है अगर वो अनडिफाइंड है या फिर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो नल है, तो भाई क्या करो, सिंपल सा रिटर्न कर दो यहां से रिजॉल्व वैल्यू फंक्शन, जिसके अंदर पास कर दो इनिशियल वैल्यू। अब ये फंक्शन हमने कहा कॉल किया था भाई, ये जो फंक्शन है वो हमने बनाया था एट द टॉप। सेम फंक्शन है जैसा हमने पहले बनाया था, वही फंक्शन यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हमें एरर दे रहा है, बोला टी वुड बी अनडिफाइंड। ठीक है, जो टाइप इसका रिटर्न टाइप है वो मे बी अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो उसका भी केस हम यहाँ पे भी हैंडल कर लेंगे गाइस, वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेसॉन डॉट पार्स, अगर जो मेरी टाइप वैल्यू है अगर वो अनडिफाइंड या नल ना हो तो क्या कर दो, इनिशियल वैल्यू को रिजॉल्व कर दो, अदरवाइज क्या करो, रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो कि जो इनिशियल वैल्यू है वो ऑप्शनल रखी है ना हमने, तो अगर इनिशियल वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है इसका मतलब है कि मे बी वो होगी मे बी नहीं होगी। तो अगर वो नहीं है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेता हूं, इफ जो इनिशियल वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, तो यहां से रिटर्न क्या कर दो, अनडिफाइंड रिटर्न कर दो। समझिए गाइस, एंड इसका टाइप क्या होगा, एज टी होगा। अब मैंने एस टी क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने वहां पे इसका टाइप नंबर डिफाइन कर दिया तो वहां पे अनडिफाइंड और नंबर जाएगा, ठीक है। यहां पर जो अनडिफाइंड टाइप है, क्योंकि जो रिटर्न टाइप होने वाला है इसका वो टाइप में भी, मैं आपको एरर दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे एरर है
कि जो इसका टाइप है टी कुड बी इनिशिएटेड विद और आर्बिट्री, ओके, अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टी, क्योंकि जो टी का टाइप है वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसे एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड अनडिफाइंड, ओके, जो अगर मैंने इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया अनडिफाइंड से, एंड अब अगर मैंने यहाँ से इसे टी रिटर्न किया, तो ये बोल रहा है कि रिटर्न अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ऑफ टी, ओके। अच्छा, जो टी है हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, बट ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज टी। अभी मैं इसका थोड़ा अच्छा वर्जन भी आपको बताऊंगा, अभी के लिए हम ये सिर्फ नॉर्मल टाइप्स यूज कर रहे हैं। मैं लास्ट तक आपको इसका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका टाइप क्या रहने वाला है, और वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन वी आर ऑल सेट। बस अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू, एक फंक्शन हमारा बचा हुआ है जिसका नाम होगा सेट वैल्यू। इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये हर बार न्यू वैल्यू लेगा जिसका जो टाइप होगा वो टी होगा, एंड ये हमारी वैल्यू को सेट कर देगा लोकल स्टोरेज के अंदर। ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की एंड जेसनिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू को क्या करो, स्ट्रिंगिफाई करके अपडेट कर दो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, एंड यहां से डिस्पैच लोकल स्टोरेज को कॉल करेगा एंड की एंड न्यू वैल्यू को ये प्रोवाइड कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप सेट वैल्यू करेंगे तो हमारा जो ये डिस्पैच फंक्शन है इसके अंदर की एंड वैल्यू जाएगी, तो ये क्या करेगा, एक नया इवेंट क्रिएट करेगा जिसके अंदर की और इनिशियल वैल्यू को हमारी, ये एक्चुअल में है इनिशियल वैल्यू तो नहीं, फिर भी हमने लिख दिया है तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू हम वहां से प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू के साथ ये जो हुक है, जो कस्टम इवेंट हमने बनाया है, ये क्या होगा, डिस्पैच हो जाएगा। तो डिस्पैच होने से क्या होगा कि यहाँ पे इस लोकल ये वाला जो हुक है ये टारगेट होगा, और जब भी कोई चेंज होता है हुक के अंदर तो ये लिसनर कॉल हो जाएगा। जब भी जैसे हमने डिस्पैच किया तो ये लिसनर क्या करेगा, खुद को कॉल कर देगा। इसे खुद की कॉल करने से क्या होगा कि अगर जो की है, मतलब जो की इसके अंदर पास हुई है, अगर वो की सेम है इस पर्टिकुलर लोकल स्टोरेज के हिसाब से, तो क्या करेगा, ये कॉल बैक में कॉल बैक को कॉल कर देगा। ये कॉल बैक क्या करेगा, ये अंडर द हुड गेट स्नैपशॉट को अगेन कॉल कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगी। आई होप को ये आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा सेम पहले की तरह हम रख लेते हैं, एंड यहाँ पे मैंने इसका टाइप टी लिख दिया, सॉरी गाइस, ऐसा टी नहीं होगा। तो हमारी सारी की सारी एरर्स जा चुकी हैं, एंड जो हमारा हुक है वो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, देन फिर हम इसे काम करेंगे, फिर हम उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन भी करेंगे। तो लेट्स चेक, एक बार मैं वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी, और एक बार क्लिक करते हैं। ओके, इट सीम्स टू बी वर्किंग। तो जब भी हम एक में क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट ऐसा आपको दिखा दूं, अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैंने कोड में कोई छेड़छाड़ कर दी है। तो टेस्ट हमारा अदर कंपोनेंट है और ये भी एक अलग कंपोनेंट है, दोनों के अंदर इसके सेम खुद के यूज लोकल स्टोरेज के हुक हैं, बट जो इसका टाइप है जो इसका की है वो सेम है। इसलिए अगर कहीं पर भी आप यूआई के अंदर लोकल स्टोरेज को अपडेट करते हैं, जो जहां पर और कहीं भी आप उस हुक को यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी एक बार आप मेरे साथ बनाइए, देन आप इसको बाद में अगेन ट्राई करिएगा, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी मिस हो गए होंगे वो सारे के सारे आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब चलते हैं यूज लोकल हुक के अंदर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो हुक है हमारा मे बी कई मल्टीपल टाइम रेंडर हो सकता है। तो हम बार बार इस हुक को कॉल एक नया फंक्शन को क्रिएट करने के बजाय मैं क्या करूंगा, एक यूज कॉल बैक का यूज कर लूंगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो इसे मेमोराइज कर लेगा, हमारे फंक्शन को ये मेमोराइज कर लेगा, ताकि बार बार एक नया फंक्शन क्रिएट ना हो। लेट्स डू इट। देन हाँ, तो अब जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको बताया था
कि मे बी आप कभी ऐसा भी तो चाह सकते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं है मान लो, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड कर दिया एक, और इस फंक्शन का नाम मान लो मैंने दे दिया, यहां से मैं रिटर्न कर दूं मैथ डॉट रैंडम। हम ये भी तो कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते भाई। बट यहां पर देखो ये आपको क्या कह रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, मतलब ये जो फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है इस नंबर को, ये असाइनेबल नहीं है टाइप नंबर के। हमारा कोड भले ही काम करेगा लेकिन टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर दे रहा है। अच्छा हम एक बार कोड चला के देख लेते हैं फिर। तो मैं एक काम करता हूँ, अदर को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड अभी चल के एक बार पेज रीलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रीलोड। तो मैंने पेज को रीलोड किया। अच्छा कुछ ब्रेक हो गया, बोल रहा है मैक्सिमम अपडेट डेप्थ exceeded. This can happen when a component repeatedly calls set state inside component. ओके तो ये जो एरर आ सकती है, लेट्स सी। ओके गाइस, ओके रिजॉल्व वैल्यू, अगर हमें कोई अनडिफाइंड मिलता है तो इसे सिर्फ और सिर्फ कॉल कर दो, एंड कॉल करके क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, पहले हम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉब्लम पे जाएंगे कि ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है। तो चलते हैं एक बार हम इसके अंदर, अपने हुक के अंदर, एंड यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं एक टाइप ही बना लेता हूँ इनिशियल वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें दोनों यहाँ पर भी टाइप इसका यूज करना पड़ेगा और दूसरे वाले फंक्शन में भी। तो टाइप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल वैल्यू, एंड ये क्या होगा, ये टाइप का जेनरिक होगा। मैं यहाँ से टी ले लूंगा एंड मैं क्या करूंगा, इसका जो टाइप है मे बी वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है फंक्शन, और मे बी वो हो सकता है टी। मतलब इसका जो टाइप है मे बी वो एक फंक्शन है जो कि टी रिटर्न करता है, या फिर मे बी वो सिर्फ और सिर्फ टी है। अगर वो फंक्शन है तो उसे एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने किया, अदरवाइज वो अगर फंक्शन नहीं है तो इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। सो सिंपल, देन लेट्स यूज इट। यहाँ पर मैंने लिखा टी, एंड इससे मुझे एक टाइप देना पड़ेगा जिसका नाम है टी। सो सिंपल गाइस, आई डोंट थिंक यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी अभी। अच्छा मैंने गलत जगह पे ये चीज यूज कर ली है वैसे, इसका तो जो टाइप टी आ रहा है वो टाइप टी ही रहने वाला है, बट जो हमारा लोक हुक का नाम है यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, कहीं पर तो एरर आ रही है। ये बोल रहा है कि जो इसका रिटर्न टाइप है वो क्या है, इज नॉट असाइनेबल टू टी है, मतलब उसका जो टाइप है वो कुछ ऐसा ऐसा है, और वो जो टाइप है वो ऐसा असाइनेबल नहीं है। वो क्यों आ रही है एरर, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले यहां से जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहे हैं एक वॉइड, एक्चुअल में यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन जो कि है वॉइड टाइप का, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं इसे, कि यहाँ से हमें कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। मैंने उसी कॉल बैक का सिर्फ और सिर्फ एक टाइप दे दिया है, बस और कुछ नहीं किया गया इसे। तो अब ये जो टाइप की प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है पहले तो वो देख लेते हैं। क्योंकि जो रिजॉल्व वैल्यू वाला फंक्शन है ये टाइप लेता है एक टी टाइप का, ठीक है। तो उसे हम टाइप दे रहे हैं किसी और टाइप का, यहां पर मैं इसे टाइप टी दे देता हूं। अब हमारी प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो समझ में आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टी बट यू पास्ड वेदर इट इज टी और कुछ भी वैल्यू। तो अब ये बात कैसे हुई भाई, तो यहां से पहली बात तो मैं काम कर लेता हूं कि इसे एज अ टी भेजता हूं रिटर्न वैल्यू में जो भी हमें आने वाली है, एंड हमारा जो इनिशियल वैल्यू होने वाली है इससे हम क्या कर सकते हैं, ओके लेट मी सी। तो ये प्रॉब्लम है कि इनिशियल वैल्यू जो है हमारा
वो फंक्शन भी हो सकता है एंड टी एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। कि टी एंड ऑब्जेक्ट का इसका क्या कहने का मतलब है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। ये क्या बात हुई? अगर हम इसे, अगर हमारा जो टाइप है वो यूजर प्रोवाइड नहीं करता है, तो मैं मान लेता हूं कि वो अननोन से इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, सब कुछ सही था। एंड इसका जो वैल्यू थी वो भी सही है। ओके, चलिए ठीक है। इस चीज को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक और अपग्रेडेशन मैं इस हुक के अंदर करना चाहता हूं। वो अपग्रेड क्या होगा कि मान लीजिए आप कहीं पर भी ऐप में यूज कर रहे हैं इस हुक को, और आप चाहते ये नहीं है कि आप हर बार यहाँ पे इस टाइप को डिफाइन करें। आप मान लीजिए ये चाहते हैं कि आपने यहां पर लिख दिया 0, और तो इसका जो पूरा का पूरा टाइप है वो ऑटोमेटिकली नंबर हो जाना चाहिए, जैसा कि मैं भी अभी हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे दिया टाइप 0 दे दिया, तो इसका जो टाइप है वो नंबर दिखा रहा है। बट अगर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी देखते हैं तो इसका टाइप क्या है, अननोन है। अगर मैंने इसे सेकंड वैल्यू दे दी तब इसका टाइप क्या है, नंबर हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो बेसिक सा मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली हमारे जो टाइप्स को है वो कैच कर ले रहा है बेस्ड ऑन कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या दे रहे हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम इसे डिफाइन कर देते हैं और इसे नहीं लिखते हैं, फिर भी इसे पता होगा कि इसका टाइप क्या है, नंबर है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो लास्ट इशू अभी तक हमें ये दिखा रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसे प्रॉब्लम क्या हो गई है भाई। इनिशियल वैल्यू इसने कहा, यहाँ से मैं रिजॉल्व में एक वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो इसका टाइप है वो टाइप टी के बजाय इनिशियल वैल्यू टी होना चाहिए था। ठीक है, पहली तो ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है guys? कि अगर इसका जो टाइप है वो इनिशियल वैल्यू टी होना चाहिए था, ताकि अगर इनिशियल वैल्यू, टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू अगर ये फंक्शन है, तब इनिशियल वैल्यू कॉल हो जाए। ओके, ये जो इनिशियल वैल्यू के साथ में इसका क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये बोल रहा है टाइप टी है और अनडिफाइंड है। यहां से मैंने लिया टी की वैल्यू और ये इसे प्रोवाइड कर दी, तो जस्ट इसे फिर तो अच्छे से काम करना चाहिए था। ओके, ये तो अभी भी नहीं सुधरा। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे कुछ ऐसा लिखूं, अगर इनिशियल वैल्यू इंस्टेंस ऑफ फंक्शन है, तब क्या करो, इनिशियल वैल्यू को कॉल कर दो। इस टाइप ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी आई गेस, वो अभी सॉर्ट आउट हो गई है। वो सॉर्ट आउट ऐसे हो गई है कि अगर जो फंक्शन इनिशियल वैल्यू है, अगर ये इंस्टेंस है किस चीज का, फंक्शन का है, तब क्या करो, उसे कॉल कर दो। अदरवाइज क्या करो, इनिशियल वैल्यू को ही दे दो हमें। तो अब हम चलते हैं और अब ट्राई करते हैं, एक बार अपना एप्लीकेशन खोल लेते हैं एंड इसके अंदर रियल टाइम में चीजें भी देखते रहेंगे। अब हमारा जो हुक है वो आराम से अच्छे से काम कर रहा है। गाइस, इस वीडियो में आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इफ यू डू देन प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।